2008 में हुए बटला हाउस एनकाउंटर केस में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। अदालत ने केस के मुजरिम आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने उसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना है। कोर्ट ने आरिज खान को दफा 302 के तहत मुजरिम करार दिया। अदालत ने आरिज खान पर 11 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया, जिसमें 10 लाख रुपए इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के अहले खाना को दिया जाएगा, जबकि 1 लाख रुपए सरकारी खजाने में जमा कराया जाएगा। इससे कबल 2013 में केस के एक और मुजरिम शहजाद को उम्र कैद की सजा हो चुकी है। आरिज और शहजाद बटला हाउस एनकाउंटर के दरमियान फरार हुए थे। सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर एटी अंसारी ने न्यूज 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि अदालत ने इस मामले में इसलिए फांसी की सजा सुनाई क्योंकि ड्यूटी पर पुलिस अफसर पर हमला किया गया और कत्ल कर दिया गया। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने अदालत के फैसले के बाद एटी अंसारी से खास बातचीत की। हाउस एनकाउंटर मामले में आज फैसला आया है। आरिज खान को सजाए मौत दी गई। हमारे साथ हैं सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर एटी अंसारी साहब। अंसारी साहब, कोर्ट ने इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस माना, क्या आधार था इसका? आधार साहब इसका ये था कि मेरा जो आर्गुमेंट था कोर्ट में कि जब किसी पुलिस ऑफिसर्स की अपने ऑफिशियल लॉफुल ड्यूटी को डिस्चार्ज करते हुए किसी ने हत्या कर दी, तो इस सर्कमस्टांसेस में उसकी हत्या को सुप्रीम कोर्ट ने भी रेयरेस्ट ऑफ द केस माना है और ये कहा है द एग्जेम्पलरी पनिशमेंट शुड बी अवॉर्डेड इन सच केसेस। तो इस आधार पर चूंकि पुलिस ऑफिसर की जो लॉफुल ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहे थे उनकी हत्या की गई, इस आधार पर कोर्ट ने इसको माना कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी में आता है एंड देयर कांट बी पनिशमेंट लेस देन डेथ पेनल्टी इन सच केसेस। एक सवाल जो उठाया गया वकील दिफा की तरफ से, बचाव पक्ष की तरफ से, कि शहजाद के मामले में ऐसा नहीं हुआ, तो कैसे ये केस शहजाद से अलग है? शहजाद से इसलिए अलग है क्योंकि इस केस में पर्टिकुलरली आरिज के केस में हमारे जितने भी विटनेसेस थे, आई विटनेसेस, दे हैव स्पेसिफिकली इनको खास तौर से कहते हुए पहचाना कोर्ट में और ये कहा कि इन्होंने ही गोली मोहन शर्मा को मारी थी जिनकी उनकी हत्या की गई। इसलिए ये केस उससे डिफर है। और पहले वाले केस में जो उससे सजा की गई थी उसे कॉमन इंटेंशन एक थ्योरी है हमारे क्रिमिनल लॉ में कि आदमी जिसमें मौजूद है, 2 आदमी मौजूद है, एक गोली नहीं चला और दूसरा साथ में है, तो साथ रहने वाले की भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इक्वल पनिशमेंट है। इसलिए उसे कॉमन इंटेंशन की वजह से वो सजा दी गई थी। इसलिए वो केस डिफर है चूंकि इसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है इन किलिंग द इंस्पेक्टर मोहन शर्मा। ये जो जुर्माना लगाया गया है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा? और जुर्माने के लिए कोर्ट ने 11 लाख रुपीस का कंपनसेशन अवार्ड किया है और ये भी कहा है कि ये 11 लाख रुपए ये मुलजिम से रिकवर किए जाएंगे और उसमें ये भी कहा गया कि 11 लाख रुपए से 10 लाख रुपए इंस्पेक्टर मोहन शर्मा की फैमिली दिए जाएंगे और 1 लाख स्टेट गवर्नमेंट के खाते में जाएंगे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो खर्चा लगा इसमें इस केस को लड़ाने में उसमें जाएंगे। एक आखिरी सवाल, ये कैसे इस पूरे जो सजा दी गई है इसको वेरीफाई किया जाएगा? मैं आपकी बात करूँ, कंपनसेशन के लिए कोर्ट ने ये भी कहा है चूंकि 11 लाख रुपए बहुत कम है कंपनसेशन, तो इसलिए कोर्ट ने DLSA दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी से भी रिक्वेस्ट की है कि वो अपनी इंक्वायरी करके, अपनी एक्सरसाइज करके जो मैक्सिमम कंपनसेशन हो सकता है वो भी इनकी फैमिली को दिलवाया जाए, ये अवार्ड करें। वो इसको कैसे वेरीफाई किया जाएगा और कैसे इसको सजाए मौत तक ले जाया जाएगा? सजाए मौत का प्रोसीजर एक हमारे कानून में दिया हुआ है कि ऐसे केस में जहाँ डेथ पेनल्टी अवार्ड की जाती है उसमें कोर्ट, सेशन कोर्ट अपने आप ही सुमोटो इसको एज पर लॉ के हिसाब से हाई कोर्ट को कंफर्मेशन के लिए भेजा जाता है, जिसके लिए कोर्ट ने कंफर्मेशन के लिए ऑर्डर कर दिया है। जब ये कंफर्मेशन के लिए हाई कोर्ट जाएगा, जब तक इस पर हाई कोर्ट की मुहर नहीं लग जाती है ये केस डेथ कंफर्मेशन नहीं माना जाएगा। तो ये थे एटी अंसारी जो बता रहे थे किस तरीके से सजाए मौत जो है वो दी जाएगी और किस तरीके से इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस माना है और सजाए मौत दी गई है, फांसी की सजा सुनाई गई है। कैमरामैन नगेंद्र के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज 18 दिल्ली। वकील दिफा MS खान ने कहा कि केस में खामियों का फायदा मुलजिम को मिलता है, लेकिन यहां पर अदालत ने दूसरे फरीक को फायदा दिया। MS खान ने कहा कि केस का सबसे बड़ा सवाल यह था कि मोहन चंद शर्मा की मौत कैसे हुई, इस पर यह फैसला खामोश है। है जो हम पढ़ते आए आज तक कि किसी भी मुकदमे में कोई भी कमियां होती हैं या किसी मुकदमे में कोई भी लकूना होता है तो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस ये कहती है कि उसका जो बेनिफिट है वो मुलजिम को मिलता है। लेकिन जो जजमेंट आप ये पढ़ेंगे, इस केस में जितने भी लकूने निकल कर आए, जितनी भी कमियां उजागर की गई जो हमने एविडेंस में क्रॉस में निकाली, उन सब का बेनिफिट अदालत ने जो है वो प्रोसिक्यूशन को दिया, जबकि देना चाहिए था मुलजिम को। और जहां तक सजा की बात मैं आपको कहूं तो जैसा कोर्ट में बहस हुआ, आप थे वहां मौजूद, तो जो सुप्रीम कोर्ट की नज़ीरों का हवाला हमने दिया था कि ऐसे मामले जहां पर एक ही तरह के एविडेंस हो और एक ही तरह का मामला हो, तो ऐसी सूरत में एक वायलेशन होता है आर्टिकल 21 का कि अगर आप मुलजिम दूसरे को तो एक सजा दें
और दूसरे को अलग सजा दें। तो ये सारी चीज़ें अदालत के सामने रखी। अब अदालत का अपना व्यू होता है, अदालत ने अपना व्यू लिया। अब जो भी अदालत ने कमियां की, जो जजमेंट में कमियां उजागर हुई हैं, जो हमको नजर आ रही है, उन सबको हम हाईकोर्ट लेकर जाएंगे। बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा ने बटला हाउस इनकाउंटर केस में मुजरिम आरिस को फांसी की सजा देने का खैर मकदम किया है। कपिल मिश्रा ने कहा कि जो भी इस मुल्क के खिलाफ बंदूक उठाएगा उसकी एक ही सजा है जो आज कोर्ट ने दी है। कपिल मिश्रा ने सोनिया गांधी और अरविंद केजरीवाल से मुतालबा किया कि वो इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के अहले खाना से माफी मांगे। बाटला हाउस एनकाउंटर में ये जो फैसला आया है कोर्ट का फांसी की सजा का, उस फैसले का मैं स्वागत करता हूं। बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है और आतंकियों को फांसी के अलावा और कोई सजा होनी भी नहीं चाहिए। हर कोई आतंकवादी जो इस देश के खिलाफ बंदूक उठाता है उसकी केवल एक ही सजा है और वो सजा है सजाए मौत। तो कोर्ट का ये फैसला स्वागत के योग्य है। साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सोनिया गांधी हो या अरविंद केजरीवाल हो, इन जैसे नेताओं ने बाटला हाउस एनकाउंटर पर जो बेशर्म राजनीति की, दिल्ली के वीर शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा जी का जो अपमान किया गया, उनकी शहादत का जो मजाक उड़ाया गया, जिस प्रकार से बाटला हाउस एनकाउंटर को बार बार सोनिया गांधी और केजरीवाल जैसे नेताओं ने मुस्लिम वोट बैंक के लिए फेक बताया, आज सोनिया गांधी को, केजरीवाल को और ऐसे सभी नेताओं को देश से माफी मांगनी चाहिए, दिल्ली से माफी मांगनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा जी। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में एनआईए ने आज छापे मारे। एनआईए ने दिल्ली, केरल, कर्नाटक में छापे मारे और मुतादिद अफराद को गिरफ्तार किया। एनआईए ने आईएसआईएस से वाबस्ता ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई की। एनआईए ने केरल से 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। जराये के मुताबिक ये लोग पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीम से राब्ते में थे और हिंदुस्तान पर हमले का मंसूबा बना रहे थे। मस्जिदों और दरगाहों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के सिलसिले में कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड ने आज एक अहम सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर के मुताबिक नमाज फजर की अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं करना होगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी रहेगी। देखिए रिपोर्ट। कर्नाटक में मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर हाल ही में पेश आए चंद तनाज़ात के बाद कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड हरकत में आ चुका है। वक्फ बोर्ड ने तमाम मसाजिद और दरगाहों के लिए सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक मस्जिदों और दरगाहों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी रहेगी, यानी नमाज फज्र की अज़ान बगैर लाउड स्पीकर के देनी होगी। वक्फ बोर्ड के सीईओ मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की हिदायत के मुताबिक ये सर्कुलर जारी किया गया है। नहीं, दबाव नहीं। ये गवर्नमेंट जो एक्ट एंड रूल्स या गवर्नमेंट के ऑर्डर को फॉलो करने किसी का दबाव की जरूरत भी नहीं है और दबाव भी नहीं है। ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है, जो गवर्नमेंट का सर्कुलर है, गवर्नमेंट एक्ट है। ये एक्ट को या सर्कुलर या रूल्स को फॉलो करना हर एक की जिम्मेदारी होती है। ये दबाव में आकर ये सर्कुलर इश्यू नहीं कर सकते। ये आज तक का कोई भी दबाव भी डालने का सवाल ही नहीं उठता। वक्फ बोर्ड के इस सर्कुलर पर मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है। चंद अफराद का कहना है कि लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के खिलाफ पुलिस स्टेशनों, अदालतों में मामला दर्ज किए जा चुके हैं। मौजूदा हालात में इस तरह का सर्कुलर जरूरी है। वहीं इस सर्कुलर की मुखालिफत भी की जा रही है। पिछले 6 माह से सूबे के मुख्तलिफ ज़िलों में और मुख्तलिफ शहरों में बहुत से ख़ासकर लाउड स्पीकर के गलत इस्तेमाल को लेकर कंप्लेंट और हाई कोर्ट में केसेस बुक हो रहे हैं। पिछले सितंबर में बेंगलोर के थनीसंदा के इलाके में 7 मसाजिदों में एक पीएल पड़ा था। वो फास्ट ट्रैक में केस जाकर 2 महीने के अंदर ऑर्डर आ गया। ऑर्डर में हाई कोर्ट पुलिस कमिश्नर को ऑर्डर दिया कि इनको लाइसेंस लेकर इस्तेमाल करने के लिए रास्ता दिखावल कर। हाँ, लाउड स्पीकर का कई ज़माने से लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो रहा है। गलत इस्तेमाल का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उसके कायदे क़ानून को मद्देनज़र रखते हुए अगर कुछ काम हो रहा है तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और अज़ान का मामला 2 या 3 मिनट का होता है और ये अज़ान जो सुबह की अज़ान होती है ये सबके लिए अच्छे। मुसलमानों से ज़्यादा नॉन मुस्लिम हमारे भाई उठ के अपने कामों में लग जाते हैं। कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के सर्कुलर में एक जानिब नमाज फज्र की अज़ान के लिए
लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई है। वहीं दीगर नमाजों के वक्त लाउड स्पीकर की आवाज कहां तक हो इसकी भी तफसीलात फराहम की गई है। वक्फ बोर्ड ने कहा कि इस सर्कुलर को नाफिज करने के सिलसिले में बोर्ड के तहत बहुत जल्द ही बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। सत्तर बरसों से टेस्ट और एनर्जी का खास डोज, शरबत निशात अफरोज, सेहत और तंदुरुस्ती का कंप्लीट हेल्थ ड्रिंक। फलो कोरोना से सबसे बड़ी जंग, 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। फिर आपका खैर मकदम है। बंगाल असेंबली इलेक्शन के लिए तैयारियां जोरों पर है। 8 मरहलों में होने वाले इलेक्शन के लिए 27 मार्च को पहले मरहले के तहत वोट डाले जाएंगे। सियासी लीडरान इलेक्शन की तैयारियों में जुटे हैं। वहीं नंदीग्राम सीट तवज्जो का मरकज बनी है, जहां ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। न्यूज़ 18 उर्दू ने यहां वोटरों के तासुरात जानने की कोशिश की। बंगाल की सियासत में नंदीग्राम खास है। नंदीग्राम की तहरीक खास है। यही वो नंदीग्राम है जिसकी तहरीक ने ममता बनर्जी को बंगाल का इक़्तिदार सौंपा था। और आज जब ममता बनर्जी बंगाल के इक़्तिदार के लिए तीसरी मियाद के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, तब भी ये नंदीग्राम खास है। हम इसी नंदीग्राम में मौजूद हैं। आप देखें कि यही वो नंदीग्राम है जो दुनिया की तवज्जो का मरकज बना था, जहां किसानों की तहरीक ने लोगों की तवज्जो अपनी जानिब खींची थी। यही वो नंदीग्राम है जहां लोगों के खून बहे थे। यही वो नंदीग्राम है जहां लोगों ने तहरीक चलाई थी। यही वो नंदीग्राम है जहां मर्द और ख़वातीन एक साथ निकलकर सड़क पर निकले थे। यही वो नंदीग्राम है जहां इंडस्ट्री के लिए ज़मीन लिए जाने के खिलाफ लोगों ने सख्त तहरीक चलाई थी। यही वो नंदीग्राम है जहां से ममता बनर्जी ने किसानों का साथ देने का ऐलान किया था और ममता बनर्जी को इक़्तिदार की कुर्सी मिली थी। ये नंदीग्राम को कितनी तरक्की मिली, ममता के दौरे इक़्तिदार में इस नंदीग्राम में कितनी तरक्की हासिल की है और क्या ख़ास वजह है कि ममता बनर्जी जब तीसरी मियाद के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, इलेक्शन का सामना कर रही हैं, तब वो इसी नंदीग्राम से उम्मीदवार हुई हैं। नंदीग्राम में भी ये चाय का ही एक स्टॉल है, एक दुकान है। बरसों से लोग यहाँ आते हैं, चाय पीते हैं, एक दूसरे की बातें सुनते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे को जानते पहचानते हैं, एक जगह पे जमा होते हैं। खास चर्चा ये है कि वजीर आला ममता बनर्जी यहाँ से इलेक्शन लड़ रही हैं। वो उम्मीदवार बनी है इसी नंदीग्राम से। चंद सामने है, ममता बनर्जी, वजीर आला ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री यहाँ से उम्मीदवार बनी है। तो इस बार नंदीग्राम के लोग क्या सोच रहे हैं? मतलब ऐसा ये खास इलाका है जहाँ से मुख्यमंत्री सामने आई हैं, तो लोग क्या सोच रहे हैं? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? यहाँ पे मुख्यमंत्री कैंडिडेट हुआ है
ये बोलने का कोई तरीका नहीं है। मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय वो एमनी चीज मेहमान है, क्योंकि जिसका बच्चा माँ के गोद में है, माँ बोलते हैं ना, इसलिए नंदीग्राम वासी हमरा ममता जी को माँ कहती है, ठीक है। तो उसको लो तो वोट तो क्या उनके लिए हमरा नंदीग्राम वासी जान भी दे देंगे। इसकी कोई तारीख बोलने को फुर्सत नहीं मिलता है। क्या था नंदीग्राम और क्या है नंदीग्राम? नंदीग्राम 10 साल आगे पीछे जो है था, लेकिन 10 साल यहीं पे बहुत उन्नयन हुआ है, क्योंकि ममता बंदोपाध्याय जो उन्नयन है नंदीग्राम वासी कोई भी नहीं भूल नहीं सकता। बहुत किया है जो उनको एक भी बोला तो कम हो जाएगा। लोग ऐसे भी हैं जो सवाल कर रहे हैं, और सवाल ये है कि बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारी की वजह से लोग परेशान हैं। कुछ और भी लड़के हैं यहाँ पर, उनसे ही बात करेंगे। नंदीग्राम के हैं? नंदीग्राम से खास क्या है? खास क्या है इस बार इलेक्शन में, क्या खास है? बहुत जोरदार का लड़ाई होगा ये इधर, तो बहुत ये लड़ाई होगा, मतलब लड़ाई होगा। क्यों लड़ाई क्यों लग रहा है? क्यों खास तक लड़ाई क्यों होगा? इधर शुभेंदु अधिकारी भी है, आपका ममता बनर्जी भी है, तो इसलिए शायद कुछ अलग तरीके से होगा ये। क्या है ये, मतलब क्या चाहते हैं आप लोग? नंदीग्राम को क्या हुआ और अभी क्या चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं नंदीग्राम को? यंग स्टेट चाहता है यही चाहता है तो बीजेपी आए। नहीं, आपका मुद्दा क्या है, डिमांड क्या है? बीजेपी ना, डिमांड क्या है? तरक्की चाहते हैं, बेरोजगार क्या है? तरक्की बेरोजगारी जो है वो मिट जाए। बहुत ये 2 टका के चाल और जो भी है वो नहीं चाहिए ये जॉब चाहिए। जो यंग स्टेज है, ग्रेजुएट करके बैठा है, तो उसको नौकरी मिलेगा यही उम्मीद है। तो इसलिए तो हम लोग आशा करते हैं वो बीजेपी आए। आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ लोगों के डिमांड है, लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं, हर तरह के लोग हैं। कुछ लोग बहुत सारे मुद्दों पर लोग जो है वो बातें कर रहे हैं, और एक ही मुतालबा है कि नंदीग्राम को तरक्की मिली है, लेकिन नंदीग्राम के लोगों ने जो ख्वाब देखा था, जो तरक्की का ख्वाब देखा था, वो अब भी पूरा नहीं हुआ है। एक सख्त लड़ाई है यहाँ। नंदीग्राम बंगाल की सियासत में एक बार फिर लोगों की तवज्जो हासिल करेगा, लेकिन अब इस तवज्जो में कामयाबी किसके हाथ आएगी ये कहना मुश्किल है। कैमरामैन पिंटू के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू। नवाबों की नगरी भोपाल में वक्फ बोर्ड, शाही औकाफ और औकाफ आम्मा की कारकर्दगी से मायूस समाजी तंजीमों ने नवाबीन के मकबरों की तज़ीनकारी अवामी ताउन से शुरू कर दी है। कहने को राजधानी भोपाल में 3 इदारे मौजूद हैं, लेकिन किसी को नवाबीन के मकबरों की खस्ताहाली को दूर करने की फिक्र नहीं है। सद्भावना मंच और मध्य प्रदेश जमीयत उलमा ने नवाबीन के मकबरों की खस्ताहाली को लेकर वक्फ बोर्ड, शाही और कमेटी औकाफ आम्मा के दफातर के पहले कई चक्कर लगाए। कमेटी के जिम्मेदारों ने गुज़श्ता 2 सालों में काम करने से मना तो नहीं किया, लेकिन मकबरों की खस्ताहाली को दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इसके बाद समाजी तंजीमों ने आवामी नुमाइंदों से नवाबीन के मकबरों की तज़ीनकारी खुद शुरू कर दी। पहले नवाब सिद्दीक हसन खान के मकबरे की तज़ीनकारी की गई और अब तीसरी खातून नवाब शाहजहां बेगम के मकबरे की तज़ीनकारी शुरू की गई है। इस ताल्लुक से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने समाजी तंजीमों के कारकुनान से खास बातचीत की है। भोपाल को नवाबों की नगरी, झीलों और तालाबों का शहर कहा जाता है। इस शहर पर 9 मर्द और 4 बेगमात ने हुकूमत की, लेकिन हमें देखते हैं कि यहाँ पर वक्फ बोर्ड भी है, शाही औकाफ भी है, औकाफ अम्मा भी है। सामाजिक तंजीमों ने पहले उनसे गुजारिश की, जब नवाबीन के मकबरों की खस्ताहाली दूर नहीं हुई तो उन्होंने खुद इसकी तज़ीनकारी का फैसला किया। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं आखिर इतने बड़े इदारों के बावजूद आप लोग खुद क्यों कदम उठा रहे हैं? इतने इदारे वक्फ बोर्ड वगैरह हम लोग बराबर मांग करते रहे हैं कि ये मकबरे और कब्रस्तान का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, लेकिन जब किसी ने ध्यान नहीं दिया तो हम लोगों ने मिलकर ख़ुद कोशिश करी। साफ़ सफाई, रंग रोगन और पत्थर लगाना, ये सारे काम हम लोग बराबर कर रहे हैं। इससे पहले नवाब सिद्दीक हसन खां मकबरे पर भी हम लोगों ने जालियाँ और गेट वगैरह लगाए, और आइंदा भी इंशाअल्लाह कोशिश करते रहेंगे जहाँ तक मुमकिन है कि हम अपने तौर से
कुछ न कुछ करते रहें। आप अपने तौर से करते रहे, यकीनी बात है जो है सामाजिक तंजीमों का बड़ा अहम किरदार होता है। आपकी जमीयत उलमा की बात करें, सद्भावना मंच जो आपका है, तमाम लोग कोशिशें कर रहे हैं, क्या वजह है कि ये इदारे सुन नहीं रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इदारों को हमने कई बार मुतालबात किए कि कब्रस्तान और मकबरे जो हैं बदहाली की तरफ हैं, तो उनकी तरफ से कोई तवज्जो नहीं दी गई। तो हमारी तरफ से जमीयत उलमा मध्य प्रदेश के ज़रिए ये मुहिम शुरू की गई कि अब हम खुद इसकी तज़ीनकारी करें, जहाँ तक मुमकिन हो सके इनको संभालने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए कदीम इमारतों को आज हम लोग नहीं संभालेंगे तो आने वाले वक्त में ये सब डूब जाएंगी। और अफसोस की बात यह है कि इदारे भी इनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं और इनके वारिसीन भी इनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो अब किसी न किसी को तो खड़ा होना ही पड़ेगा। तो मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए रियासती हुकूमत ने मजीद पाबंदियां आयद कर दी हैं। महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को 72 घंटे पहले की RT-PCR जांच की नेगेटिव रिपोर्ट को दिखाना जहां लाजमी करार दिया गया है, वहीं रैली और अवामी एहतजाज पर हुकूमत ने पूरी तरह से पाबंदी आयद कर दी है। शादी ब्याह और दूसरी तकरीब का इनकाद रात 10 बजे के बाद नहीं हो सकेंगे। उर्दू जबान की चाशनी हर एक को अपनी जानिब राग़िब कर लेती है। ये बोलने में हसीन तो लगती है, इसकी किताबत में भी इसका हुस्न झलकता है, लेकिन अंग्रेज़ी ज़बान और कंप्यूटर ने उर्दू और उर्दू किताबत दोनों को तशवीश में मुब्तला कर दिया। मुमरा के मारूफ कातिब अब्दुल रहीम अंसारी का मानना है कि हम खुद ही इसके जिम्मेदार हैं। इन्होंने कहा कि उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए हमें अपनी दुकानों और दफातर के साइन बोर्ड्स उर्दू में लिखवाने चाहिए, साथ ही शादी के कार्ड्स भी उर्दू में छपवाने चाहिए। 1956 से किताबत कर रहे अब्दुल रहीम अंसारी का कहना है कि कंप्यूटर वही देता है जो उसमें पहले से फिट किया होता है, लेकिन किताबत हर लफ्ज़ में बेपनाह हुस्न पैदा करने का हुनर रखती है। शादी कार्ड वगैरह जो लिखा जाता है तो बहुत से लोग ये चाहते हैं कि भाई मैं हाथ से लिखवाऊं ताकि उससे और खूबसूरती आए और अच्छा लगे। और उर्दू अजमेर के सरवाड़ शरीफ दरगाह में सालाना उर्स का झंडा बाबा अब्दुल मन्नान बुलंद दरवाजे पर पेश किया गया। 100 फुट बुलंद दरवाजे पर मुंबई के पीर अब्दुल मन्नान शेख ने अकीदतमंदों के साथ झंडे की रस्म अदा की। इसके साथ ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बड़े साहबजादे हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती के सालाना उर्स का आगाज हुआ। सूफी कलंदर, पीर, फकीर और अकीदतमंदों ने झंडे की रस्म को बरकरार रखते हुए जुलूस निकाला। जुलूस में सूफियाना कव्वाली और मलंगों के हैरत अंगेज कारनामे देखने को मिले। इस मौके पर मुल्क में अमन भाईचारा और कोरोना से निजात के लिए दुआएं की गई। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह कमेटी के जरिए मेरी मंजिल मेरा मकसद उन्वान से एक रोज़ा सेमिनार का इनकाद किया गया। इस सेमिनार में नौजवानों को जिंदगी के मकासद और उसे पाने के गुर सिखाए गए। इस सेमिनार में नौजवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आप सीरियस हैं किसी एग्जाम के लिए या आप साल भर से या 2 साल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत की अपील से मुल्क की मईशत एक अहम मोड़ पर आ गई है। नेटवर्क 18 की पहल और ITC के जरिए इस खास पेशकश स्वाभिमान भारत में हम आपके लिए मुल्क भर से ऐसी ही कहानियां लाते हैं जो आत्मनिर्भरता की बेहतरीन मिसाल है। दरअसल हुसूलियाबियों की ऐसी कहानियां जो बताती हैं कि हम एक राष्ट्र के तौर पर क्या पहचान रखते हैं। वेकोल एक ऐसा ही स्टार्टअप है जो एक एग्रीटेक रिवोल्यूशन में अहम रोल अदा कर रहा है। वेकुल एक ऐसा स्टार्टअप है जो टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन के जरिए भारतीय खाद्य अर्थव्यवस्था में बेहतर बदलाव ला रहा है। जुलाई 2015 में स्थापित वेकुल का उद्देश्य कम लागत के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बनाना है जो फूड वेस्टेज को कम करने में मदद करता है और इससे हुई बचत के फायदे को किसान तक पहुंचाता है। Any good supply chain comprises the flow of material, information and money, and better roads improve material flow, better data, cheaper data improves information flow, and digitized money improves money flow. We felt that there was an opportunity to build a new form of supply chain using these 3 disruptions. Our view was that with these efficiencies that are coming in, if we use the right technology and the right level of automation,
we can create more value, we can reduce the wastage in this supply chain. एक तरफ जहां पारंपरिक सप्लाई चेन प्रोसेस 40% तक की फूड वेस्टेज के लिए जिम्मेदार थे, वहीं वेकुल ने 1% से भी कम वेस्टेज मार्जिन का दावा किया है। कंपनी वर्तमान में प्रतिदिन 19,000 क्विंटल से मिलने वाले 350 टन के ज्यादा खाद्य उत्पादों की देखरेख करती है। ये करीब 50 से अधिक क्षेत्रों में 50,000 से ज्यादा किसानों के नेटवर्क से मिलने वाला उत्पाद है। एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए वेकुल जैसे एग्रीटेक स्टार्टअप स्वाभिमान भारत के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत है। भारत की ऐसी ही कामयाबी की कहानियां देखते रहे नेटवर्क 18 की खास पहल ITC की पेशकश स्वाभिमान भारत में। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आदाब।